जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने देखा था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इंडियन कंपनी है या इंडिया की स्मॉल मैन्युफैक्चरर कंपनीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो कंडीशन ख़राब होती है वो होती है वर्कर की, क्योंकि वर्कर को पहले जो परमानेंट बेसिस पे कंपनी हायर करती थी वो अब केवल इंटेंस वर्क ऑफ लोड होता है तभी वो उनको हायर करती थी, और एक्स्ट्रा कोई चीज़ उनको कंपनी की तरफ से नहीं दी जाती थी। तो इसकी तरफ अगर हम देखें तो इन वर्कर को सबसे ज़्यादा जो होता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से नुकसान होता है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो जो स्मॉल इंडस्ट्री जो हो गई उनको भी काफ़ी हद तक नुकसान होता है और बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट होते हैं वो बंद हो जाते हैं। आज के टाइम में अगर हम देखें तो वर्कर्स जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, एक तरह से कि वर्कर जो है उनका जो सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, क्योंकि कंपनीज कोई इनका फिक्स आवर नहीं होता है, पेड हॉलीडेज नहीं होती है। तो वो जैसा कि हमने पीछे जो गारमेंट फैक्ट्री के अंदर जो सुशीला वर्क कर रही थी पहले, जिससे अगर वो पेड हॉलीडेज भी उनको उनको मिलती थी, और एक्स्ट्रा जो प्रोविडेंट फंड हो गया, हेल्थ केयर इंश्योरेंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें उसको मिलती थी। लेकिन बाद में जिस कंपनी को उसने ज्वाइन किया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया था, एमएनसीज आ गई थी, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो पहले उसको मिल रही थी वो अब इनको कुछ नहीं मिलती है। अगर वो एक दिन भी घर पे रहती है सुशीला, तो उसका पैसा कंपनी की तरफ से काट लिया जाता है। तो एक तरह से ये देखें तो वर्कर्स के साथ में काफ़ी मीन्स अनफेयर ट्रीट होता है इन कंपनीज के द्वारा। तो ये इनकी अगर हम कंडीशन देखें, ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर की कंडीशन देखें तो सबसे ज़्यादा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है इसमें वर्कर की कंडीशन होती है वो ख़राब होती है। और वर्कर जो होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अगर जैसे कि सुशीला पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही थी कि उसको वो सारी चीज़ें उसको बेनिफिट मिल रहे थे, लेकिन बाद में जो है वो उन चीज़ों का वो बेनिफिट नहीं उठा पाती है दूसरी कंपनी में। तो सीधा सा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेम ही लेडी का, जिसका एग्जांपल यहाँ पे कि सुशीला पहले सारी चीज़ों का उसको बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन बाद में जो होता है उसको वो सारी चीज़ें, पहले वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही थी और उसके बाद में उसका सेक्टर हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि उसका वर्किंग आवर भी फिक्स नहीं था, कोई पेड हॉलीडेज नहीं थी, कोई एक्स्ट्रा प्रोविडेंट फंड वगैरह कुछ नहीं था, कोई हेल्थ केयर इंश्योरेंस मीन्स इनको जो मिलनी थी वो भी नहीं मिल रही थी। तो एक तरह से देखें तो काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है इन वर्कर्स की लाइफ पे। द स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन इस तरह का हो कि सभी कंट्री को बराबर बेनिफिट हो, या किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्री भी है जो अपने फोर्स के दम पे कह सकते हैं कि उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है दूसरे कंट्री के साथ में वो बैलेंस नहीं होता है। The above evidence indicate that not everyone has benefited from globalization। के ऊपर वाले अभी जो हमने पढ़े थे या प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े थे कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो सभी के लिए बेनिफिशियल नहीं रहा है, सभी को वो बेनिफिट नहीं दिया उन्होंने। पीपल विद एजुकेशन स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कि जो जिन लोगों के पास में एजुकेशन थी, स्किल थी या वेल्थ थी, उन लोगों ने ये ग्लोबलाइजेशन को एक तरह से अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और उसका काफ़ी अच्छा यूज किया। ऑन द अदर एंड देर आर मेनी पीपल हैव नॉट सेड द बेनिफिट्स, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका ग्लोबलाइजेशन से कोई बेनिफिट इनको नहीं होता है। Since globalization is now a reality, the question is how to make globalization more fair। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ग्लोबलाइजेशन है उसको फेयर किस तरह से बनाया जा सकता है, कि ग्लोबलाइजेशन तो मीन्स हर कंट्री में जो है वो ग्लोबलाइजेशन का मीन्स हो रहा है, या वर्ल्ड मार्केट या दूसरे कंट्री वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन है उसकी पॉलिसी को या ग्लोबलाइजेशन को फेयर कैसे बना सकते हैं। फेयर ग्लोबलाइजेशन है वो सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है सभी के लिए। ऑल्सो एंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर, और इसमें जो बेनिफिट होता है ग्लोबलाइजेशन का, फिर वो बेनिफिट भी सभी को बराबर बेनिफिट होता है। ऐसे नहीं कि एमएनसी जैसे है तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, एक्सपोर्टर होते हैं उनको भी कुछ हद तक फ़ायदा होता है, लेकिन वर्कर को इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे फेयर ग्लोबलाइजेशन यानी इस तरह का ग्लोबलाइजेशन हो जिसमें सभी को बराबर बेनिफिट मिले। द गवर्नमेंट कैन प्ले मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल, कि गवर्नमेंट जो होती है किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वहाँ पे जो है ग्लोबलाइजेशन है उसको किस तरह से लागू किए जाए या क्या उस पर पॉलिसीज़ लगाई जाए।
इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड द पावरफुल, कि इसमें जो केवल कि ग्लोबलाइजेशन जो पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की तरफ से जो बनाई जाती है वो केवल जो रिच या पावरफुल पर्सन होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करे, वो सारे कंट्री के लोगों के जो इंटरेस्ट है उनको वो प्रोटेक्ट करे। मीन्स केवल पैसे वाले पावरफुल है उनके लिए ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी नहीं बने, सभी के लिए बराबर पॉलिसी बने। You have read about some of possible steps that the government can take. For the instance, the government can ensure that labor laws are properly implemented and the workers get their rights। की जो वर्क सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे या हमने अभी जो पढ़ा था उसमें कि वर्कर को सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन की वजह से नुकसान होता है। तो यहाँ पे वर्कर्स को लेके जो लेबर को लेके जो भी लॉज गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए ताकि जो वर्कर के राइट है वो उनको मिले, या उनका जो प्रॉपर वर्कर के साथ में एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह उनको काम मिले। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग एनफ टू कम्पीट। या जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे अपने इंडिया की बात करें तो स्मॉल अगर प्रोड्यूसर्स है तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको उतना टाइम दिया जाना चाहिए जब तक वो वर्ल्ड के साथ में या ग्लोब जो बाकी एमएनसीज हैं उनके साथ में कम्पीट नहीं कर सके, तब तक उनको पूरा परफॉर्मेंस का चांस मिलना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको द गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। इट कैन निगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूल्स। इट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द WTO। क्योंकि ऐसे भी अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि WTO है जिसमें इन्फ्लुएंस जो है वो अमेरिका हो गया या कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनका काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस होता है, या वो WTO का जो भी बातें होती है या उनकी जो पॉलिसीज़ होती है ट्रेड बैरियर को लेके, रेस्ट्रिक्शंस को लेके, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं मानती है जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को मानना पड़ता है। जैसे कि हमारी कंट्री है तो वो डेवलपिंग कंट्री है और उनको सारी बातें जो है वो माननी पड़ती है WTO की। तो इस सेंस में हम अगर गवर्नमेंट कुछ बातें जो वर्कर को लेके हो गए तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है और WTO की बात पे राजी नहीं होती है तो काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि स्मॉल प्रोड्यूसर हो गए या वर्कर हो गए तो उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। In the past few years, massive campaigns and representation by people's organizations have influenced important decisions relating to trade and investment at the WTO. This has demonstrated that people also can play an important role in the struggle for fair globalization। Means बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कैंपेन चलाई मीन्स लोगों को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे एक तरह से देखे तो इन्होंने काफ़ी तरह से इन्फ्लुएंस किया है WTO के जो ट्रेड रिलेटेड डिसीजन लेने में या इन्वेस्टमेंट करने में। काफ़ी हद तक इन कैंपेन की वजह से या इन मूवमेंट की वजह से जो है इन पे इम्पेक्ट पड़ा है। और एक तरह से अगर हम देखें तो ये स्ट्रगल कह सकते हैं कि फेयर ग्लोबलाइजेशन सारे वर्ल्ड के अंदर किस तरह से हो, तो इसको लेके ये काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल भी की और एक फेयर मीन्स ग्लोबलाइजेशन हो तो इसको लेके काफ़ी टाइम तक आवाज़ भी उठाते रहते हैं। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन